नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मुंबई में विश्व कप विजय का शानदार जश्न, रोहित ब्रिगेड के अभिनंदन में विजय परेड। क्रिकेट प्रेमियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। टीम को सौंपा गया 125 करोड़ का इनामी चेक। T20 विश्व कप जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। पीएम ने ट्रॉफी के साथ खिंचवाई ग्रुप फोटो। विश्व विजेताओं को शानदार प्रदर्शन पर दी शाबाशी। भारत पहुंचने पर टीम का दिल्ली हवाई अड्डे पर हुआ भव्य स्वागत। अस्ताना में जारी एससीओ बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने पढ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। संदेश में एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर जोर। आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ दोहराई प्रतिबद्धता। हाथरस भगदड़ के सभी 121 मृतकों की हुई पहचान। जिला प्रशासन ने परिजनों को सौंपे पार्थिव शरीर। वहीं यूपी पुलिस ने हाथरस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश में मैनपुरी से लेकर ग्वालियर तक छापेमारी। तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। जेल से रिहाई के बाद राजभवन में ली शपथ। बीजेपी ने किया तंज, सोरेन परिवार को बाहर का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बर्दाश्त नहीं। असम में बाढ़ से हालात बदतर। 29 जिलों के 2800 गांव जलमग्न। 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। मणिपुर में भी बाढ़ का कहर। उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी से मिल रही है कड़ी टक्कर। 650 निर्वाचन क्षेत्र करेंगे ब्रिटेन की अगली सरकार का फैसला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 17 साल बाद T20 का विश्व चैंपियन बनी भारतीय क्रिकेट टीम का मुंबई पहुंचने में जोरदार स्वागत किया गया। मुंबई में विश्व विजेता भारतीय टीम के विजयी मार्च का आयोजन किया गया। परेड के दौरान मरीन ड्राइव पर क्रिकेट प्रेमियों का जनसैलाब नजर आया। हजारों की तादाद में फैंस मरीन ड्राइव पर विश्व विजेता टीम की एक झलक पाने के लिए एकत्रित हुए। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुंबई की सड़कों पर टीम इंडिया का शोर हर ओर। कैरिबियाई धरती पर जीत का जोरदार पंच लगाकर विश्व विजेता बनकर लौटी टीम इंडिया ने जब खुली बस में मुंबई के नारीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक जीत की सवारी की तो टीम की जीत के नायकों की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब दिखा। माहौल कुछ ऐसा बना कि माया नगरी में वानखेड़े स्टेडियम की ओर जाने वाला हर रास्ता टीम इंडिया की जय जयकार से सराबोर हो उठा। लोगों का हुजूम इस बात की तस्दीक कर रहा था कि 17 साल बाद आई ये जीत देशवासियों के लिए क्या मायने रख रही थी। वहीं दूसरी ओर बस में सवार विश्व विजय करने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए इस पल का एक लम्हा इतिहास में दर्ज होते किसी स्वर्णिम अध्याय जैसा था। जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड कप में, किससे कौन सा एक वो व्यक्ति है जिसको आप मानते हैं कि पूरे टूर्नामेंट का वो हीरो रहा? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, दोनों मुंबईचा राजा रोहित शर्मा ने पहले इनिंग में आयरलैंड के खिलाफ 50 मारा और मेन जब सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें उन्होंने 92 की पारी खेली। मतलब हर मैच में उन्होंने खेला और कैप्टनसी कौन से बॉलर को कब लाना है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जब हार्दिक पांड्या को लाया फाइनल में उनने बराबर हेनरिक क्लासन का विकेट लिया, वो टर्निंग पॉइंट था। और जो सूर्य यादव की कैच, बस मैच हमारा हुआ। अतीत की सुनहरी यादों और वर्तमान के ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन रहे वानखेड़े स्टेडियम का माहौल भी टीम इंडिया की जय जयकार से गूंज उठा। इस गूंज के बीच बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
बीसीसीआई ने टीम इंडिया को उनकी इस उपलब्धि के लिए 125 करोड़ की पुरस्कार राशि दी। निश्चित तौर पर मुंबई की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा, उसे चाहे इस देश की क्रिकेट के प्रति दीवानगी कहें या रोहित के रणबांकुरों के बुलंद हौसले को सलाम, लेकिन ये बात एक बार फिर इस बात को साबित कर गई कि इस देश की जनता की रगों में खेल का लहू हर एक को एक मंच पर ला खड़ा करता है। शिशिर सेलार और योगेश शीतल के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। T20 की विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय टीम पीएम आवास में प्रधानमंत्री से मिली। पीएम ने टीम को उसके शानदार प्रदर्शन पर शाबाशी दी। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात की भारतीय क्रिकेट टीम आज मुंबई में विक्ट्री परेड निकलने से पहले आज सवेरे दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जाकर भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व चैंपियन टीम इंडिया से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए पोस्ट किया। हमारे चैंपियंस के साथ एक उत्कृष्ट मुलाकात, 7 लोक कल्याण मार्ग में विश्व कप विजेता टीम की मेजबानी की और टूर्नामेंट के दौरान उनके अनुभवों पर यादगार बातचीत की। अगली खबर की ओर चलते हैं। हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सोरेन तीसरी बार झारखंड के सीएम बने हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि झारखंड में तेजी से बनते बिगड़ते सियासी समीकरण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर राज्य के सीएम पद की शपथ ले ली। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार राज्य की कमान संभाली। इससे पहले हेमंत सोरेन को इंडिया अलायंस विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। झारखंड के सियासी हलचल पर बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के नेता सत्ता के लालच से उबर नहीं पा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा कि सोरेन परिवार को बाहर का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बर्दाश्त नहीं होता। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कुर्सी का मोह है इंडिया अलायंस के लोगों में। एक जेल के अंदर रहकर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बेचैन है। एक बेल पे आने के बाद अभी तक तो कहीं ना कहीं उन पर जो सज़ा होनी है वो तय होना है, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री का पद लेने की इस प्रकार का होड़ मचा है, आप समझ सकते हैं। चुनाव में सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं और वो भी उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। सत्ता की भूख और लालसा इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरा आदिवासी का बेटा चंपई सोरेन, जो सोरेन परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है, उसको उन्होंने हटा दिया। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाईकोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन को 28 जून को जेल से रिहा किया गया था। करीब 5 महीने जेल में रहे हेमंत सोरेन ने साल की शुरुआत में 31 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन को झारखंड की सत्ता सौंप दी थी। अब बदले घटनाक्रम में चंपई सोरेन भले ही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, लेकिन भाजपा जेएमएम पर हमलावर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी करार दिया। उनके परिवार की पार्टी है, कभी वो बने, उनके दत्तक भाई बने, उनकी पत्नी बने, उनके पिताजी बने, उसमें फर्क क्या पड़ता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। चंपई सोरेन जी सुलझे हुए नेता है। क्या कसूर था उनका? उनको दूध में मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक दिया गया। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने पलटवार करते हुए इसे परिवार का मामला बताया। ये हमारे परिवार का मामला है, पार्टी का मामला है। पड़ोस में झांकने की आदत बंद करें,
पार्टी में एक भी स्वर असंतुष्ट का आप बता दीजिए। अपमानित करने की बात कहाँ आ गई? चंपाई सोरेन हमारे अभिभावक समान है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री पद की शपथ भले ही ले ली है, लेकिन इस बीच ये खबर भी मिल रही है कि ईडी की ओर से इनके जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में उनकी राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हाथरस सत्संग हादसे की घटना में पुलिस ने अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच सभी 121 मृतकों के शवों की पहचान भी कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। हाथरस भगदड़ के सभी 121 मृतकों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार ने बताया कि बुधवार तक 3 शव अज्ञात थे। उनमें से 2 की पहचान देर रात तक की गई और एक परिवार ने वीडियो कॉल पर अलीगढ़ अस्पताल में एक शव की पहचान की है। इस बीच हादसे के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सरकार कड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अलीगढ़ रेंज शलभ माथुर ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है, जो आयोजन समिति के सदस्य थे। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस का कहना है कि सेवादारों ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की और पुलिस के साथ सहयोग भी नहीं किया था। सेवादारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार हर मामले में नजर रखी हुई है, जांच निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो वही समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि यह हादसा है, न कि कोई साजिश। मजिस्ट्रेटियल जांच का भी आदेश कर दिया है और खुद मुख्यमंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना व्यक्त किया उस परिवार के लोगों के लिए जो जिनकी डेथ हुई या जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और सरकार हर मामले में नज़र रखी हुई है। जांच निष्पक्ष होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं जैसा कुछ लोग कहने लगे। गवर्नमेंट को एसओपीज निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आयोजन समिति के सेवादारों ने बताया कि हादसा चरण रज लेने के कारण हुआ, लेकिन हादसे के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा कि मैं जब समागम से निकल गया इसके बाद हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। ऐसे में प्रशासन को अपनी जाँच से ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि 100 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कानून के शिकंजे से बच ना सके, और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारीजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की धनराशि का चेक सौंपा। बघेल ने केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि भी जल्द ही दिए जाने का आश्वासन दिया। नीट पेपर लीक मामले में बुधवार को सीबीआई की टीम ने धनबाद से जिस अमन सिंह को गिरफ्तार किया था उसको रिमांड में लेने की मंजूरी मिल गई है। अमन सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई के वकील अमित कुमार ने अधिकारियों के साथ मिलकर अमन की रिमांड का आवेदन कोर्ट में दिया, जिसके बाद कोर्ट ने अमन को 4 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंपे जाने की मंजूरी दे दी। सीबीआई ने अमन को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ नीट के छात्र और याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।
इन याचिकाओं में कुछ में याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का आरोप लगाया है तो कुछ ने पूरी परीक्षा रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग की है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, समानता, पारस्परिक हित, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के विपरीत कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, समानता, पारस्परिक हित, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के विपरीत कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आतंकवाद से मुकाबले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ये शंघाई सहयोग संगठन के मूल लक्ष्यों में से एक है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी रूप या अभिव्यक्ति में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता है या उसे माफ नहीं किया जा सकता है। साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा और आतंकियों को संरक्षण देने वाले देशों को बेनकाब कर अलग थलग किए जाने पर बल दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की भी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में सभी कदम उठाए जाने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रगति के लिए संपर्क बढ़ाए जाने और तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया। बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, आज सुबह अस्ताना में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों के जल्द समाधान पर चर्चा की। इस दिशा में कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से कोशिशों को दोगुना करने पर सहमति बनी। वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना और सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करना जरूरी है। परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में अस्ताना घोषणा पत्र को अपनाया। एससीओ के सदस्य देशों ने नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानव जाति के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई। सदस्य देशों ने टकराववादी मानसिकता नकारने और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में रोड़ा अटकाने वाली सोच का विरोध किया। परस्पर विश्वास, साझा हितों, संवाद और सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों को सामने रखकर 2001 में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का गठन किया गया था। सामूहिक विकास के साझा लक्ष्य को हासिल करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। गुरुवार को बेलारूस एससीओ में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया। भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा एससीओ के 2 पर्यवेक्षक देश और 14 संवाद भागीदार देश हैं। 3 जुलाई को क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अधिकारियों ने विभिन्न कार्य समूहों के तहत क्वाड के व्यावहारिक सहयोग की समीक्षा की। साथ ही आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान देर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 41 साल में पहला ऑस्ट्रिया दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापारिक जगत के दिग्गजों को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के साथ साथ वियना में भी भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। जिनेवा में आयोजित मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य को लेकर PMNCH बोर्ड की बैठक हुई। PMNCH द पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए दुनिया का एक बड़ा गठबंधन है। बैठक का मुख्य भाषण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने वर्चुअली दिया, जिसके बाद मातृ, नवजात शिशु स्वास्थ्य, किशोर कल्याण और यौन प्रजनन स्वास्थ्य सहित विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री A. रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान रेड्डी के साथ उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू भी थे। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद तेलंगाना CM की PM मोदी से ये पहली मुलाकात है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस का विषय है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। यह आयोजन गुजरात के गांधीनगर में होगा। सम्मेलन के दौरान अमित शाह किसानों द्वारा नैनो उर्वरक की खरीद पर 50% सहायता की योजना शुरू करेंगे। अमित शाह NCOL द्वारा निर्मित भारत ऑर्गेनिक आटा लॉन्च करेंगे। इसके अलावा अमित शाह बनासकांठा और पंचमहल जिलों में सहकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे और महिला सहकारी सदस्यों को 0 ब्याज दर पर रुपए KCC का वितरण करेंगे। पंचमहल में अमित शाह सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलों पर गुजरात राज्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस समिति का गठन किया है, जिसमें लोकसभा के 12 सदस्यों को नामित किया गया है। महेश शर्मा इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये समिति लोकसभा सदस्यों के लिए आवासीय सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं देखती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली दौरे पर हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने शिवराज सिंह चौहान से आंध्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं पर बातचीत की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू और डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑनरेबल CM ऑफ आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी और उनके जो दिल्ली में मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर और बाकी और स्टेट के मिनिस्टर्स और उनके सिविल सर्वेंट आए, बहुत अच्छी बातचीत हुई उनके साथ। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री G. किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया। ये कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन वाले जिलों के उन मेधावी युवाओं के लिए शुरू की गई एक अनूठी CSR योजना है, जिन्होंने 2024 में UPSC परीक्षा के प्रारंभिक दौर में सफलता हासिल की है। इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उन उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है, जहां ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए पेड़ लगाए गए। वहीं CM योगी ने कहा कि पूरे देश में PM मोदी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है।
20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी आबादी है हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाए। ये वृक्षारोपण अभियान 30 से 35 करोड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम अभी से लेकर 20 मार्च तक चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। जितनी प्रदेश की आबादी है हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए और ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ होकर के 20 मार्च को इसका चरम होगा। अग्निवीर शहीदों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर राहुल गांधी कटघरे में खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अग्निवीरों के परिवार को आर्थिक मदद नहीं दी गई। वहीं नागपुर के बुल्ढाना के अग्निवीर अक्षय गवते के परिवार ने बताया कि उन्हें मुआवजे के तौर पर करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए। सरकार से अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1 कोटी 10 लाख रुपए मिले। पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने अग्निवीर को लेकर कहा कि इस योजना में तीनों सेनाओं की तरह अग्निवीर का बीमा है। योजना के तहत मिलने वाले भत्ते स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। अगर कोई शहीद होता है तो पूरी सेवा शेष राशि का भुगतान किया जाएगा, सरकारी अंशदान दिया जाएगा और तत्काल बीमा और अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। जहां तक अग्निवीर स्कीम का सवाल है, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत सोची समझी स्कीम है। इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है और उसके बाद इम्प्लीमेंट की गई है। किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस स्कीम में जो ट्रेनिंग होती है एंड इस स्कीम से जो सैनिक तैयार होंगे वो किसी भी क्षेत्र में और किसी भी एंगल से एक रेगुलर सैनिक से कम होंगे एंड लड़ाई में वो उतने ही क्षमता से काम करेंगे जितने रेगुलर सैनिक करते थे। अब यही हमारे रेगुलर सैनिक है, ये समझिए, यही हमारे इनिशियल सैनिक के जो 4 साल में होंगे एंड लड़ाई में किसी भी एंगल से ये कम साबित नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने राज्यपाल के खिलाफ आरोप लगाया है और वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। महिला संविदा कर्मचारी की तरफ से दाखिल की गई याचिका में संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिली हुई छूट पर फिर से विचार करने की गुजारिश की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज शील नागू को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज शील नागू को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बांग्लादेश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में संबंध के और मजबूत होने के आसार जताए जा रहे हैं। 1 से 4 जुलाई तक की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना और परस्पर सहयोग की संभावना को तलाशना है। यात्रा के दौरान दिनेश के त्रिपाठी ने ढाका में अपने बांग्लादेशी समकक्ष एडमिरल एम नजमुल हसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना सहयोग का इतिहास पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है, जिसमें पोर्ट कॉल के माध्यम से परिचालन संबंधी वार्ता, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के साथ साथ क्षमता निर्माण, क्षमता वृद्धि और प्रशिक्षण पहल शामिल हैं। इससे पहले बांग्लादेश के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एम नजमुल हसन 12 से 16 सितंबर 2023 तक 5 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। उस वक्त बांग्लादेश के नौसेना अध्यक्ष ने भारतीय सेना अध्यक्ष
नौसेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव, विदेश सचिव के अलावा सरकार के अन्य उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। दोनों नौसेना प्रमुखों के बीच संचालन, प्रशिक्षण, सूचना आदान प्रदान और बहुपक्षीय निर्माणों में भागीदारी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। बांग्लादेश के थल सेना अध्यक्ष जनरल SF शफीउद्दीन अहमद 27 से 29 अप्रैल 2023 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे। वहीं भारत की ओर से 5 जून 2023 से 6 जून 2023 तक तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए। शीर्ष सैन्य अधिकारियों द्वारा बार बार दौरे और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कारगिल युद्ध के विजयी कैप्टन योगेंद्र यादव से दूरदर्शन संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें भारत मां का बेटा होने पर गर्व है। साथ ही उन्होंने 527 जवानों के प्राणों की आहुति को स्वर्णिम जीत का एहसास बताया। कारगिल युद्ध और कैप्टन योगेंद्र यादव एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम मना रहे हैं 25वीं सालगिरह। 25 साल हो गए, लेकिन बार बार हर साल हम आपकी उस वीरता को याद करते हैं, हमारे देश की फौजों की वीरता को हम याद करते हैं। किस तरह के भाव आ रहे हैं आज, क्योंकि रजत जयंती है? सबसे पहले तो इस भारत माँ का बेटा होने पर और इस देश की सेना का सैनिक होने का गर्व होता है। गर्व होता है कि उन 527 माँ भारती के बेटे ने जिन्होंने इस स्वर्णिम जीत का वो हमें एहसास कराया अपने प्राणों की आहुति दे करके। आज मेरी बटालियन 25 साल पूर्व टाइगर हिल डे की जीत का जो जश्न आज हम मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन 34 जवानों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने इस जीत का सेहरा हमारे सिर के ऊपर बांधा। तो ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है, गर्व की बात है। इतनी गोलियां खाने के बाद भी क्या वो जज्बा था जो आज आप परमवीर चक्र लिया आपने और आज आप खड़े हैं यहाँ पर? बिल्कुल है। ये सर, गोली भी तभी आप खा सकते हो जब आपके अंदर जीवन का पर्पज होगा। अगर मेरे पास पर्पज है तो पर्पज के बाद साथ में पैशन आता है, जुनून आता है, पागलपन आता है। अगर व्यक्ति के अंदर जुनून है, वो पागलपन है काम करने का, तो वो कुछ भी कर सकता है। और क्योंकि ये पर्पज ही उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। लोग कहते हैं यार दर्द नहीं हुआ। सर, जब जुनून होता है सर पे तो दर्द नहीं होता है। और वो जुनून का ही रूप था कि उन गोलियों की पीड़ा को सह पाया और आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। और ये है जुनून उस फौजी का जिसने गोलियां खाकर भी मौत को हराया और परमवीर चक्र हासिल किया। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। कारगिल युद्ध के जीत की रजत जयंती पर दूरदर्शन संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने शहीदों की वीर नारियों से भी बातचीत की। उन्होंने अपने शहीद पति के बलिदानों पर गर्व जताया। साथ ही अपने बच्चों को सेना में भर्ती होने की ओर प्रेरित भी किया। मेरे साथ वो महिलाएं हैं जिनके पतियों ने भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और दोनों ने शहादत हासिल की। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिभा राजेंद्र यादव, लांस नायक अमर शहीद राजेंद्र यादव, सेना मेडल धर्मपत्नी प्रतिभा यादव। हम 25वीं साल में सिल्वर जुबली बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको और किस तरह की यादें उनसे जुड़ी हैं? कितना गौरवान्वित आप महसूस करती हैं, क्योंकि पूरा देश उस लड़ाई को आज भी याद रखता है? 99 कारगिल युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था और उसमें 527 सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उसी में से अमर शहीद राजेंद्र यादव भी सेना मेडल 30 मई 1999 को शहीद हो गए थे। तब वो शहीद हुए, तब मैं 3 महीने गर्भ से थी। हर एक सैनिक का यही होता है कि हम तिरंगे में लपेट कर आए, और उन्होंने जब यही बताया था कि युद्ध स्टार्ट होने वाला है और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो भी बच्चा हो, बेटा या बेटी, उसे सेना में जरूर भेजना। आपने क्या किया फिर? सर, मेरी बेटी है, 29/11/99 का उसका जन्म हुआ और अभी वो पढ़ाई कर रही है, और अगर उनके पापा का आशीर्वाद है
और साथ रहा तो बिल्कुल उसे सेना में भेजूंगी। आपने कहा बेटी फौज में तैयारी कर रही है, फौज की तैयारी कर रही है, तो आपका परिवार का इतिहास है, आपके पति ने शहादत दी, बेटी को आपने किस तरह से बड़ा किया कि आपको फौज में जाना है और अपने पापा का सपना पूरा करना है? क्योंकि बहुत गर्व होता है जब पता चला कि राजेंद्र जी का सर्वोच्च बलिदान हो चुका और भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए हैं, तो मुझे तब लगा था, क्योंकि बहुत दुख हुआ था कि एक साथी का साथ छूट जाना। लेकिन जब एक छोटे से गांव से एक किसान का बेटा आज देश में अपना नाम कमाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तब सभी लोग कहते थे कि हमारे छोटे से गांव के बेटे ने बहुत गर्व हमें है और बहुत नाम ऊंचा किया है। तभी बेटी हुई तब बहुत दुख हुआ, लेकिन सब परिवार का साथ रहा, सास ससुर का, माता पिता का, सबका साथ रहा और सरकार का भी रहा और 18 ग्रेनेडियर से भी रहा, क्योंकि ये भी हमारा एक परिवार है। सबका साथ रहा। बेटी आज इतनी बड़ी हो गई है कि वो सेना में जाने के लिए तैयार है। आपकी बेटी सेना की तैयारी कर रही है और ये उसके पापा की दिली इच्छा थी। मेरे साथ एक और महिला है जो शहीद की पत्नी है। क्या नाम है आपका? श्रीमती नीलम देवी। नीलम जी, आपके पति का क्या नाम था और क्या आपको याद है? आज हम 25 साल हो गए उस बात को। लेस नायक श्री राजकुमार, जो 99 में शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। तो उस टाइम मेरे शादी को 3 साल हुए थे। मेरे एक लड़का है, 1 साल का था उस टाइम। आपका बेटा क्या कर रहा है? मेरा बेटा MBBS कंप्लीट करके MD की तैयारी कर रहा है। फौज में भेजने का कोई मन है? MD करने के बाद है सर। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना काफी कुछ खोया है, लेकिन देश के नाम, और आज देश इनका ऋणी है। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बेरिस्टू, DD न्यूज, दिल्ली। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने उप विदेश मंत्री बैक्सरोमजोन अलोयेव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देश के कई राज्यों में बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। खासतौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित है। असम में 16 लाख से अधिक लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हैं। वहीं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मॉनसून ने अपने तय समय से 6 दिन पहले यानी 2 जुलाई को पूरे देश को कवर कर लिया है। देश के अधिकांश राज्यों में तेज बारिश जारी है। वहीं लगातार बारिश के कारण पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, क्योंकि कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में धुबरी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, कछार, नौगांव, मोरीगांव और नलबाड़ी सहित 29 जिलों के 2800 गांव वर्तमान में जलमग्न हैं। इसके अलावा प्रदेश के 16,25,000 से अधिक लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हैं, जबकि 39,451 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। उधर राहत और बचाव कार्य तेज गति से जारी है। स्थानीय प्रशासन के साथ ही NDRF, SDRF, आपात सेवाओं और वायुसेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 515 राहत शिविरों में 25,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से बात की और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ से लोकसभा सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने तेंगखाट कॉलेज में एक राहत शिविर का दौरा किया और प्रभावित लोगों की मदद के लिए उठाए गए कदमों का जायजा लिया। We have already provided them relief, gratuitous relief whatsoever is required, and particularly there are certain people, who hasn't come to relief camps, but they are near their residences in a highland. So we are providing them tarpaulins and reliefs so that they can also stay there. And again we are providing food for the cattle, fodder for the cattle also. दूसरी तरफ मणिपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के सभी स्कूलों में इसके चलते छुट्टी घोषित कर दी गई है। दरअसल मणिपुर के इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिलों में लगातार बारिश के कारण 2 प्रमुख नदियों के तटबंध टूटने के बाद कई स्थानों पर बाढ़ आ गई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में नदी का पानी आवासीय इलाकों में घुस गया है। भारत म्यांमार सड़क का 3 किलोमीटर से अधिक का हिस्सा
बाढ़ के पानी में डूब गया है और 1000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राज्य में कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 60,000 के आसपास लोग प्रभावित हैं। 4 जिलों नामसाई, लोहित, चांगलांग और पूर्वी सियांग में बाढ़ आई है, जबकि अन्य जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के कारण कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात के जूनागढ़, सूरत, वलसाड समेत कई शहरों में जलभराव हो गया है। कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों के घरों और दुकानों तक में पानी भर गया है। वहीं उत्तर बिहार में भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान, अधवारा और महानंदा समेत कई नदियां उफान मार रही हैं। नेपाल के नारायण घाट से 1.64 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से गंडक बैराज का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते गंडक, बूढ़ी गंडक, भुतही बलान, लाल बकैया और खिरोई समेत कुछ और नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधर प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। राजस्थान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जयपुर में पहली ही बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जलभराव के चलते कई वाहन फंसे नजर आए। वहीं शहर की कई कच्ची बस्तियों में भी पानी भर गया है। इसके अलावा हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आईं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में अति भारी बारिश और 9 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड में एसडीआरएफ ने गुच्चू पानी के पास एक टापू पर फंसे 10 लोगों को बचाया। बारिश के कारण नदी में जल स्तर बढ़ने के चलते ये लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रस्सियों के जरिए तेज बहती नदी को पार कराकर सुरक्षित निकाला। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है, वहीं रिसाइकलिंग प्लास्टिक के प्रचलन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। रिसाइकलिंग प्लास्टिक को बढ़ावा देने और इस पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश और दुनिया भर की कई कंपनियों ने हिस्सा लिया है। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में क्या नई चीज लाई जाए, इसको लेकर रिसर्च हो रही है। अगले आने वाले समय में रिसाइकल्ड प्लास्टिक का एक परसेंटेज भी तय किया गया है कि जो पैकेजिंग मटेरियल वगैरह इंडस्ट्री यूज़ करती है उसमें उतना रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जिससे कि बहुत समस्या होती है और हर जगह ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में घुसता है और प्रभावित करता है, उसको भी बैन किया गया है। ये तो हुआ रेगुलेटरी साइड। बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है इस समस्या का दूसरी तरह से समाधान ढूंढने में कि दूसरे ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स हैं क्या, या और तरह के प्लास्टिक्स जो रिसाइक्लेबल हो या बायोडिग्रेडेबल हो, कंपोस्टेबल हैं, उनकी खोज की जाए, जिससे कि दोनों तरफ से रेगुलेटरी साइड भी और रिसर्च साइड से भी मिलकर इस समस्या को टैकल किया जा सके। ओडिशा में भगवान श्री जगन्नाथ की पवित्र शोभा यात्रा की देखरेख के लिए पुरी के टाउन हॉल में ओडिशा के डीजीपी अरुण कुमार शालंगी की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जुलूस को सुचारू और दुर्घटना मुक्त बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही डीजीपी अरुण कुमार शालंगी ने भक्तों को उचित सेवा और सुरक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालुओं के जत्थे बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो रहे हैं। बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए इस बार व्यवस्थाओं में कई सुधार किए गए हैं। पहले यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए एक ही ट्रैक था, जिससे पैदल चलने में मुश्किल आती थी, लेकिन इस बार अलग अलग ट्रैक शुरू होने से यात्रा काफ़ी आसान और आरामदायक हो गई है। इस पवित्र यात्रा के दौरान सेना के जवान श्रद्धालुओं की पूरी मदद कर रहे हैं।
रास्ते में जगह जगह मेडिकल शिविर लगाए गए हैं ताकि यदि किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो तुरंत उपचार किया जा सके। रियासी की जिला पुलिस ने अरनास के धर्मारी इलाके में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की घटना के सिलसिले में 24 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। कुल 43 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है और पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने रियासी के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। घटना में शामिल अपराधी को जल्द ही लोगों के सामने लाया जाएगा। रियासी पुलिस मामले को सुलझाने और अपराधियों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। जौनपुर के वाजिदपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन का ध्यान अब वाजिदपुर के जेसीज चौराहा और ओलंदगंज पर है, जहां 3650 आवासीय और व्यावसायिक भवन अवैध रूप से बनाए गए हैं। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को इन अवैध निर्माणों की जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही सर्वे शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने जौनपुर शहरी क्षेत्र में झील को लेकर 2021 में 16 सेक्टरों में नोटिस भेजा था। उस समय के सर्वे में 2555 आवासीय और 1095 व्यावसायिक भवन पास किए गए थे। अब एक बार फिर ये मामला जोर शोर से उठाया गया है और डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को इन अवैध निर्माणों की जांच के आदेश दिए हैं। अभी 3-4 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है ये शिकायतें आई थी और जिलाधिकारी महोदय ने मुझे ये निर्देश दिए थे कि इसकी जांच करा के, अभिलेखीय जांच करा के और इसे हम अवगत कराएं। तो इस संबंध में हमने एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर को निर्देशित किया है और कि जो दोनों तरफ भूमि है वो क्या है और मौके पे क्या है और अभिलेखों में क्या है और 1359 फसली में क्या है, इस संबंध में हमने उनसे रिपोर्ट मांगा है। राजस्थान के बूंदी क्षेत्र के केशव राय पाटन में आज संपूर्णता अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पाटन प्रधान, विकास अधिकारी, ग्राम सरपंच सहित सभी विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। इसमें कई लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संपूर्णता अभियान कार्यक्रम 30 सितंबर तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में अजहर खान ने बताया कि इसका उद्देश्य कुल 6 इंडिकेटर पर काम करना है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, पंचायती राज, आजीविका शामिल हैं। इसके अंतर्गत सभी विभागों की कमियों को दूर करने के लिए सबकी भागीदारी होगी। इस दौरान लोगों ने सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई। वहीं किसानों को मृदा जांच कार्ड भी वितरित किए गए। उद्देश्य है जैसे हेल्थ सेक्टर के अंदर जो भी कमियां हैं गांव के अंदर रूट लेवल तक सारी जो भी हेल्थ की सुविधाएं वो पहुंचे हमारे पास। जैसे ये बयाल कृषि को लेकर है कि ये मृदा सोइल का जो जांच होती है इसकी, उसको लेकर है और शिक्षा को लेकर है। हमारे पंचायती राज में स्वच्छता को लेकर के है जो काम सब चल रहे हैं और उसको और प्रभावी ढंग से करके और नीति आयोग का ये प्रोग्राम का और हमको मदद मिलेगी और उस पर हमारा फोकस ज़्यादा बढ़ेगा और उस पर अच्छे पड़ेगा। इसमें इस पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक के 46 पंचायतें जो सभी इसके अंदर शामिल हैं। जगदीश मीणा ने कहा कि संपूर्णता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कमियों को दूर करने की जानकारी दी गई। आज 4 जुलाई जो संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया केशवराय पाटन ब्लॉक में, इस पे शिक्षा के बारे में और चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और इन सारे 6 जो उपाय है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा, इनके बारे में हमें जानकारी दी गई और इनमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के बारे में बताया गया। समिति मीणा ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं आगे आई हैं। आरएफ का जो टारगेट था इसमें वो सभी महिलाओं को समूह से जोड़कर एवं समूह को चालू करवा कर उनको आरएफ दिलवाना था, जिसके अंतर्गत सभी महिलाओं को इसमें प्रेरित किया गया है कि सभी महिला इस समूह से जुड़े और जो समूह जुड़ चुके हैं उनको आरएफ दिलवाए और महिलाओं को आगे बढ़ाए। इससे ये फायदा होगा कि हमारी महिलाएं वो आगे से आगे बढ़ेगी। स्वास्थ्य में ये है कि जो आजकल जो बीमारियां चल रही है वो मेडिकल डिपार्टमेंट को इस ब्लॉक आगे ले जाना है कि हर बीमारी की घर घर जाकर जांच की जाए और उनका उपचार किया जाए।
डॉक्टर घनश्याम मीणा ने कहा है कि कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना रहा। साथ ही उन्होंने खुशी जताई। कृषि विज्ञान केंद्र से जो संपूर्णता अभियान कार्यक्रम है, इसमें मैं आया हूँ यहाँ और मैंने हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र की योजना है उनकी जानकारी दी है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के बारे में भी इनको जानकारी दी है, तो मुझे भी अच्छा लगा और इनको भी जो है अच्छा लगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है, तो उसमें मेरा तो प्राकृतिक खेती के बारे में मैंने इनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के बारे में जानकारी दी है। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनायक ने बेंगलुरु के राजेंद्र सिंह जी आर्मी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के करियप्पा हॉल में कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 72 घंटों तक चले नक्सल अभियान के बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक समाप्त करते हुए 5 हथियारबंद माओवादियों को ढेर कर दिया। वहीं एक माओवादी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी ने पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्रालय ने बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। राजस्थान में आज एक बड़े सियासी घटनाक्रम में कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश और विदेश में डिजाइन, निर्माण और परामर्श संबंधित सेवाओं के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत और विदेशों में मेट्रो, रेलवे, हाई स्पीड रेल राजमार्ग, मेगा ब्रिज, सुरंगों, संस्थागत भवनों, कार्यशालाओं के लिए संयुक्त प्रयासों को समन्वित करना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ऑपरेशन विजय के तहत टाइगर हिल और टोलोलिंग की लड़ाई के रजत जयंती स्मारक समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के प्रावधानों के तहत एनसीईआरटी कक्षा 1 से 12 तक के लिए नई पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी द्वारा तैयार की जा रही पाठ्य पुस्तकों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आगामी 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होने जा रहे ओलंपिक गेम्स 2024 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन में ओलंपिक गेम्स 2024 की कवरेज के लिए टेलीविज़न, रेडियो और अन्य मीडिया को निर्देश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुताबिक टीवी चैनल के लिए एक दिन में ओलंपिक गेम्स की अधिकतम 6 मिनट का ही कंटेंट उपयोग कर सकते हैं। ओलंपिक गेम्स में समाचार चैनल एक दिन में 3 न्यूज़ प्रोग्राम से ज़्यादा नहीं प्रसारित कर सकते हैं। टीवी चैनल किसी भी न्यूज़ प्रोग्राम में 2 मिनट से ज़्यादा ओलंपिक गेम्स के कंटेंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ प्रोग्राम और ओलंपिक कंटेंट के प्रसारण के बीच कम से कम 3 घंटे अंतराल होना चाहिए। न्यूज़ प्रोग्राम में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं के लिए ओलंपिक कंटेंट को कम से कम 15 सेकंड ही उपयोग कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आजादी के अमृत काल में अपने देश के समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आदिवासी समुदायों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने का प्रण लिया है और शुरू किया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन।
सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का ये अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा।